So hi guys, welcome to Chemistry 101, your one stop solution for chemistry। और आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो व्हाट यू विल गेट इज़ डेली लाइफ क्लासेस आपको मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, प्रॉपर बैचेस बने हुए हैं, वो आप कोर्स में एनरोल करोगे, आप बैच में एनरोल कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विज आपको मिलता है, बहुत अच्छा इंटरैक्टिव पोल आपको मिलेगा और आपको टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। एंड अनलिमिटेड एक्सेस। आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो अगर आपने फॉर एग्जांपल नीट यूजी गोल के लिए लिया है, आपने नीट यूजी के लिए लिया है, तो जितने भी एजुकेटर्स हैं जो नीट यूजी के लिए पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको लगे हम जिससे ज़्यादा कंपैटिबल हैं पढ़ने में, आप उससे पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन प्लान की। तो सबसे बढ़िया प्राइस में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है, विच यू विल गेट फॉर 27,000 आफ्टर यू अप्लाई माई प्रोमो कोड इशिता, जिससे आपको यहाँ 10% ऑफ मिल जाता है। एंड अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो विद 24 मंथ्स प्लान। उसमें आपको 32,400 का पड़ रहा है, विच इज़ लेस देन 1,500 पर मंथ। 1,350 पर मंथ है, उसमें भी आप मेरा प्रोमो कोड इशिता अप्लाई करोगे, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशंस। तो हमने पहले देखा था, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी हमने देख लिया था। तो आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्लास इसके बाद हमारी रह जाएगी जिसमें हम सॉल्युबिलिटी और इस चैप्टर के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी फ्राइडे को होगी 9 PM ऑन केमिस्ट्री 101 लाइव। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स की हम बात करेंगे। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? दोज लिक्विड मिक्सचर solution which boil at constant temperature and have same composition in both liquid and vapor phase। तो क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर हैं जो कि जिनके अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो बॉईल करते हैं, जिनकी बॉइलिंग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे कोई भी चेंज नहीं आता है और उनकी सेम ही कॉम्पोजिशन रहती है, चाहे लिक्विड फेज में बात करें चाहे हम वेपर फेज में बात करें। सो आई होप एजियोट्रॉप्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अब एजियोट्रॉप्स में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है कि एजियोट्रॉप्स में भी जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि एजियोट्रॉप्स में दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक होते हैं हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टाइप सॉल्यूशन। तो मिनिमम बॉइलिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नेगेटिव डेविएशन जो हमें दिखाते हैं। दोज आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टाइप एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो दो तरीके के एजियोट्रॉप्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। एक बात आपको जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है, दोनों वेपर फेज में भी सेम रहेगी और लिक्विड फेज में भी उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग तरीके का मेथड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो ये एक मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं? एजियोट्रॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम किससे कर सकते हैं? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे के साथ, विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? तो एलिवेशन से सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, एलिवेशन का क्या मतलब है? बढ़ना, इंक्रीज कितना है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर हमारा किसके बराबर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब एलिवेशन कैसे हम बात करेंगे, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब बात कर रहे हैं तो एलिवेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी हम अभी बात करेंगे। तो अगर मान लो इतना तो हमें समझ आ गया, अभी इतना हमें समझ आ गया। वेपर प्रेशर अगर नहीं पता तो पिछली वाली क्लास जाके देख लेना, उसमें मैंने वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो अब हम बात करते हैं, मान लो मैंने ऐसे एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मैंने क्या ले लिया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मैंने इसके अंदर डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कभी भी ये सब चीज़ें जो लॉजिकल है उसको हमें रटना नहीं है, तो आप खुद थोड़ा सा सोचो कि अगर मैंने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं पिछली क्लास में एक बार बता चुकी हूँ। अब आपको ये सोचना है कि क्या हो रहा है, अगर मैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रही हूँ तो क्या सरफेस एरिया उसका कम हो रहा है, सरफेस एरिया अगर उसका कम हो रहा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन उसका कम होगा। अगर मैंने वॉलेटाइल का मतलब क्या है, जो इवेपोरेट कर जा रहा है, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मैंने उसमें ऐड कर दिया तो इवेपोरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इवेपोरेशन कम हो रही है तो वेपर्स, जो वेपर्स बन रही है उनका जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी कम होगा, क्योंकि वेपर्स फॉर्मेशन ही कम हो रही है। तो अगर वेपर प्रेशर मेरा कम हो रहा है, अगर मेरा वेपर प्रेशर कम है, तो यानी कि टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था, अब वेपर प्रेशर ही मेरा कम है उस टेम्परेचर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। देखो अब दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जहाँ जिस टेम्परेचर पे बराबर होता था उसको हम बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरा वेपर प्रेशर ही कम हो गया क्योंकि मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो मुझे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए जो नॉर्मल में टेम्परेचर देती थी उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो क्या मेरा ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट नहीं हो गया? अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या उससे मेरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट नहीं हो गया, बढ़ नहीं गया? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, विच इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। तो टी माइनस टी नॉट का क्या मतलब है, टी नॉट क्या है, मेरा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के केस में जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है तो तब उस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज व्हाट, टी नॉट। लेकिन जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया तो जो मेरे पास तब बॉइलिंग पॉइंट आया दैट इज टी। तो ये क्या हो गया, मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, साफ साफ सब। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है और ये ग्राफ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखो अब ध्यान से देखना, अब ये जो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे, दिस इज व्हाट, दिस इज वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है इन केल्विन, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब आप खुद सोचो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको एक लाइन दिख रही है ये वाली, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, देखो जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या है, वो वाला टेम्परेचर क्या है, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट एट प्योर सॉल्वेंट। अब देखो वहीं साथ में बात करो, जब हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो एक सॉल्यूशन का ग्राफ ले लिया मैंने, तो आपने अभी पढ़ा था, देखो अब ये आप सोचोगे कि ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता चुकी हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो ये आपको दिख रहा है, देखो इसका सॉल्यूशन का कम है प्रेशर यहाँ पे। अब साथ में ग्राफ में देखना ध्यान से, अब यहाँ पे प्योर सॉल्यूशन के केस में जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है दिस इज टीबी, ठीक है, दिस इज टीबी। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि इसको मैं टीबी लिख दूँ और यहाँ पे टीबी नॉट लिख दूँ। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसके ग्राफ से हमें क्या समझ आता है, हम क्या इन्फर कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ भी समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद हम एक दो फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कैसे मतलब इस पर क्वेश्चन बनता है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो अब देखते हैं, जैसे अब डेल्टा टी, हम बोलते हैं कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम यहाँ पे क्या है, एम है यहाँ पे मोलालिटी। छोटा एम क्या होता है, मोलालिटी के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर मोलालिटी वाला भी अगर आपको सीखना है तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट की क्लासेस ली हैं, उसमें मैंने मोलालिटी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मोलालिटी के। अब जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब यहाँ पे के बी क्या है, के बी क्या है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है,
के बी क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, अब इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो, टेम्परेचर है और मोलालिटी की यूनिट है। जब टेम्परेचर अपॉन मोलालिटी की यूनिट कर दोगे आपको मिल जाएगा। तो यूनिट इसकी आती है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, केबी की वैल्यू क्या होती है ये भी जानना ज़रूरी है। तो केबी की वैल्यू होती है फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात, ठीक है, कि केबी की वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा आता है कि आपको केबी की वैल्यू पता है, मोलालिटी बता देगा, डेल्टा टी पूछ लेगा। डेल्टा टी में हो सकता है आप ये दे दे, ये थोड़ा सा चेंज दे दे कि आपको टी नॉट दे दिया, आपको टी फाइनल पूछ लिया है। तो यही वेरिएशंस आते हैं और ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसका हल्का सा एक फॉर्मूला, थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला है कि जो हम अभी करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखते हैं, नोट करके लिख लो कि केबी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। अब ये भी फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें आर क्या है, आर तो हमें पता है गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या है, टी नॉट क्या है, हमारा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है जो प्योर सॉल्वेंट के केस में है। और LV क्या होता है, LV हमारा होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट होती है पर ग्राम। तो ये एक और फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था और ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, सबको पता है। अब LV देखो, अब तुमने फिजिक्स का अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम ये पढ़ते हैं कि मोलर मास इनटू LV इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा H। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो डेल्टा H दे देता है, हमें मोलर मास पता होता है, और फिर हमसे पूछ लेता है कि चलो हमसे पूछ लिया इसने टी नॉट पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, हमें केबी पता है, हमें LV पहले हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मोलर मास दिया हुआ है, डेल्टा H हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, LV निकाल लेंगे, फिर LV को पुट करेंगे यहाँ पे, केबी हमें पता होगा, फिर हम क्या निकाल लेंगे, टी नॉट हम निकाल सकते हैं। केबी हालांकि हो सकता है अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग होता है, तो केबी की वैल्यू हम देख सकते हैं कि क्या दी हुई है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन ऐसे बन सकता है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो है हमारा दैट इज व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगली जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करेंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीख लिया, अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो पहले इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीज का क्या मतलब है, पानी से हम क्या कर रहे हैं, बर्फ़ में बदल रहे हैं, तो हम फ्रीज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वाटर और आइस बोल लो, या लिक्विड या सॉलिड बोल लो। अगर हम पानी के केस की बात करें, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है और सॉलिड जो है वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में। फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं, हमारे इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। अब उस पॉइंट पे ना हम ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर एट फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, अब इसमें भी हम सेम चीज़ है, यहाँ पे भी हम लोग सेम ही चीज़ देख रहे हैं कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक नॉन वॉलेटाइल, मैंने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट दिया, उसके अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल एक सोल्यूट डाल दिया है, तो क्या होगा, तो हमारा सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला देखेंगे, अगर हम यहाँ पे भी फॉर्मूला देखेंगे तो डेल्टा TF यहाँ पे क्या आएगा, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का क्या मतलब है, जो फाइनल मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे डिप्रेशन के लिए T नॉट माइनस T ये लिख सकती हूँ। तो इतना कम हो गया डिप्रेशन का फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर मेरा एक यही फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखा था, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा था। तो डेल्टा TF के लिए भी अब यहाँ पे एक अलग तरीके का कांस्टेंट आता है, वहाँ हमने पढ़ा था एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ आता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है, KF इनटू मोलालिटी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी आगे हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको समझना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत डायरेक्ट चीज़ें हैं। तो KF मेरा क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम देखेंगे क्या होती है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक
ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी सेम टू सेम एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि KF इज इक्वल्स टू RT0 स्क्वायर, या इसको F कर लो, RT0 F0 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है 1000 LF। सेम हो गया बिल्कुल, जैसे हमने भी पढ़ा था डेल्टा H होता है, वैसे ही इसके अंदर भी हम ले सकते हैं वो चीज़ सेम टू सेम। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बस ये 2 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो। तो जैसे अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ग्राफ देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वैसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी एक ग्राफ देख रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि फ्रोजन सॉल्वेंट यानी कि क्या है, आइस है, और लिक्विड सॉल्वेंट क्या है, मेरा पानी है। तो वो दोनों जब इक्विलिब्रियम पे हैं, एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे है, और वहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर दोनों का क्या है, सेम है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे बोलेंगे। अब सिमिलरली मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो ये आया। तो ये डेल्टा TF मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब KF की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो 1.86 होती है फॉर वाटर, जो हम यूज़ करते हैं, और वाटर के लिए ही मोस्टली आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में बाकी भी दिया होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहला जब मैंने लेक्चर दिया था उसमें भी बताया था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे कि एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो होता क्या है कि जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू होती है ना, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, जैसे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया और हमने कैलकुलेटेड एक वैल्यू निकाल दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, तो होता क्या है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है वो थोड़ी कम या ज़्यादा आती है कभी कभी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कभी डिसोसिएशन हो जाता है, कभी एसोसिएशन हो जाता है, तो उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूला, एक फैक्टर होता है जिसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आई क्या होता है। आई इज़ कॉल्ड वैन हॉफ फैक्टर। आई क्या होता है, वैन हॉफ फैक्टर होता है। अब आई का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है वो हमारी कुछ अलग आई है जितनी हमने कैलकुलेट की थी उससे। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एबनॉर्मल अपॉन डेल्टा नॉर्मल, यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, अब देखना बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मल, पहले ऊपर आएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक और फॉर्मूला है कि हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू, हम आई, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें डायरेक्टली आई पूछ लिया जाता है, तो अब हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आई की हम वैल्यू की बात करते हैं ना, तो वो होता क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने आफ्टर हमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन मिले अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने पहले थे, या फिर इज इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपको बहुत क्लियर रखना है। अब डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, डिसोसिएशन का क्या मतलब है, टूटना। डिसोसिएशन का मतलब होता है सिंपली टूटना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास AN है, कुछ AN करके है, और वो टूट रहा है और क्या बना रहा है, Na बना रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रही हूँ मैं, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने बोल दिया चलो 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो N टाइम्स हो रहा है, मेरा N टाइम्स हो रहा है। लेकिन अब कभी कभी होता है क्या, जैसे मैंने यहाँ तुम्हें लिख दिया सिंपली NaCl है, तो NaCl टूट के क्या बना रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आई की कितनी वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है 2, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूट रहा है। ठीक है, 2 पार्ट्स में टूट गया, तो आई की क्या वैल्यू आ गई 2। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ट्वाइस हो गए, क्योंकि अब तुम फॉर्मूला लगा के देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 है। तो 2/1 क्या आ गया, 2 आ गया सिंपली। अब सिमिलरली जैसे हम कुछ और देख लेते हैं, कोई और एक वैल्यू देख लेते हैं। हमने NaCl की यहाँ बात कर ली। अब यहाँ पे एक और मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगी जो तुम्हें पॉइंट लिखना है याद से, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर देखो, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पे Hg2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोमल। तो अगर ये टूटता है ना, तो हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है Hg2 2 प्लस
प्लस 2Cl नेगेटिव। अब तुम खुद सोचो यहाँ आई की क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 3 है, और पहले कितने हैं, 1 है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब सिमिलरली अब तुम यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास है HgCl2, HgCl2 है तो क्या किस में टूट रहा है, 2Hg प्लस में, सॉरी Hg+2 में टूटेगा, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ 2Cl नेगेटिव, तो Hg2 प्लस में टूटेगा और 2Cl नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे 100% डिसोसिएशन अगर ना हो तो, अगर 100% डिसोसिएशन ना हो तो क्या होने वाला है, डिसोसिएशन नहीं होता, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता तो हम क्या अप्लाई करते हैं, देखो अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास यहाँ पे है AN और वो टूट के क्या बना रहा है N टाइम्स A, इतना ऐसे बना रहा है N टाइम्स A, तो पहले मान लो ये 1 मोल था, ये 0 मोल था, बाद में क्या हुआ 1 माइनस अल्फा, कुछ अल्फा टूट गया और ये क्या बन जाएगा, N अल्फा बन जाएगा। तो अब तुम खुद सोचो कि 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है, पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो टोटल मोल्स कितने बचे। अब ऐसा अगर होता कि पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाता तो AN जो था वो तो पूरी तरह से खत्म हो रहा था और Na बन रहा था, लेकिन अब जब टूटा ही नहीं है सोल्यूशन में और अल्टीमेटली हमें सबके मोल्स मिलेंगे, जो पहले रिएक्ट कर रहा था, जो पहले हमारा टूटने से पहले, जैसे AN जो था वो भी बचा हुआ है हमारा सोल्यूशन में और Na भी बन गया है हमारा, तो हम टोटल मोल्स जो देखेंगे, जो टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि आई की वैल्यू क्या है अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता, तो क्या होगी आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी सिंपली। क्योंकि देखो अगर पूरी तरह से डिसोसिएशन हो रहा था तो हम बोल देते थे कि भाई Na बन गया, ठीक है, Na बन गया पूरी तरह से, क्योंकि AN तो बचा ही नहीं ना अब सॉल्यूशन में, लेकिन अब पूरी तरह से टूट ही नहीं रहा, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ AN के भी बचेंगे और Na वाले भी बन जाएंगे, तो टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स ही हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इन केस ऑफ नॉट 100% डिसोसिएशन। अब सिमिलरली ऐसी बात आती है एसोसिएशन की। अब डिसोसिएशन का तो मतलब हमने जान लिया कि क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, एसोसिएशन का क्या मतलब है, एसोसिएट होना, एसोसिएट का मतलब जुड़ना मिलना, तो एसोसिएट हो रहा है। तो एसोसिएट में क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1 होती है, किसके केस में, डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो, ठीक है। अगर एसोसिएशन हो रहा है कभी भी, तो आई की वैल्यू कैसी आती है, लेस देन 1 आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आई की वैल्यू 0 कब आएगी, जब ना एसोसिएशन हो रहा होगा ना डिसोसिएशन हो रहा होगा, तब हम बोल देते हैं कि भाई आई की वैल्यू कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो, अब तुम एसोसिएशन की बात करेंगे, तो एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास यहाँ Na था और वो जुड़ के क्या बना रहा है, AN बना रहा है, Na था, N टाइम्स A था और वो जुड़ के क्या बना रहा है, AN एक कुछ कंपाउंड बना रहा है, एसोसिएट होके बना रहा है, ठीक है, एसोसिएट होके बना रहा है। तो अब मान लो पहले ये 1 था तो ये 0 था, ठीक है। अब ये कुछ 1 माइनस अल्फा, ये कुछ अल्फा टूटा होगा, तो ये कितना बन गया होगा, ये अल्फा टाइम्स N बन गया होगा, अल्फा अपॉन N बन गया होगा, अल्फा टाइम्स 1/N हो गया होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, 1/n ऑफ अल्फा बन रहा है। अब ये थोड़ा सा उल्टा है चीज़, थोड़ी सी उल्टी चीज़ है जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। उसमें हम क्या कह रहे थे डिसोसिएशन के केस में कि 1 माइनस अल्फा था तो वो N अल्फा बन रहा था, हम ये बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा, अल्फा बाय N होगा, क्योंकि एसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन से कुछ फ्रैक्शन टाइम्स फ्रैक्शनल हो रहा है कुछ, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, तो अल्फा अपॉन N हो जाएगा यहाँ पे आपका सिंपली। तो अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे हम टोटल देख लेंगे कि Na के कितने थे और AN के कितने थे, क्योंकि क्या हो रहा है 100%, हम अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि 100% एसोसिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब 100% एसोसिएशन जब नहीं हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N। तो डिसोसिएशन के केस में भी मैंने देख लिया कि अगर 100% नहीं हो रहा था तो भी मैंने देख लिया, और अगर 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा था तो भी मैंने देख लिया कि क्या मेरा रिजल्ट आता है। अब आगे बात करते हैं कि एसोसिएशन, जैसे अब अभी तो ये तो मैंने बात कर ली कि 100% नहीं हुआ तो क्या होगा, अब तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हें बताऊँगी। जैसे मान लो मेरे पास है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मान लो क्या है, RCOH, जैसे मान लो मेरे पास है RCOH है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, बेंजीन के अंदर डाल दिया। तो बेंजीन के अंदर अगर मैं RCOH को डालती हूँ तो वो डाइमराइज हो जाता है, तो RCOH होल ट्वाइस बन गया। तो अगर मैं यहाँ आई की बात करूँ ना, तो यहाँ आई की वैल्यू आएगी मेरी 1/2। अब आप सिंपली सोचो, अगर मैं RCOH को तोड़ती और अगर ऐसा होता कि RCOH टूट के 2 RCOH बन रहा है अलग अलग, या डिसोशिएट हो जाता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो आई की वैल्यू क्या आती, 2 आती अगर डिसोसिएशन हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी यहाँ पे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास Na है तो वो टूट के क्या बना रहा है, AN, तो आई की वैल्यू पता है क्या आती है, आई की वैल्यू आ जाएगी 1/N।
तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एसोसिएशन में हम क्या आई की वैल्यू लिखते हैं और डिसोसिएशन में हम आई की वैल्यू क्या लिखते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो, तो उसके बाद मैंने 100% आपको मैं बताऊंगी कि 100% अगर एसोसिएशन नहीं हो रहा तो हम कैसे लिखेंगे, तो वो भी आपको मैंने बता दिया। तो अभी तक हमने देखी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो सिंपली वही फॉर्मूला है, बस हमें आई का यहाँ पे यूज़ करना है। आई क्या था, मेरा वैन हॉफ फैक्टर था, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई किसके बराबर हो जाएगा, आई टाइम्स MST, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P/P0 हमने देखा था क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडिड, इसके बराबर होता है। तो इससे भी हम क्या कर देंगे, आई, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल गई। सिमिलरली हमने अभी पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, मेरा मुझे पता था KB इंटू मोलालिटी के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा मैंने, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर भी हमने क्या लिख दिया, IKF इंटू M। तो आई की वैल्यू हम अलग अलग होती है कि अगर डिसोशिएट हो रहा है तो n टाइम्स हम कर देते हैं, अगर एसोसिएट हो रहा है तो हम कैसे करते हैं, 100% डिसोसिएशन अगर नहीं है तो क्या होगा, 100% एसोसिएशन नहीं है तो क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे इस लेक्चर में ख़त्म कर दी हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, और उसके बाद सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा जो कि खत्म हो गया ऑलमोस्ट, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक बचा है। तो जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जो कि फ्राइडे को होगी 9 PM लाइव ऑन केमिस्ट्री 101। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन यूज माई प्रोमो कोड इशिता to get 10% discount on plus subscription. So see you guys.